डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष बायोवाला MBW। आज क्लास 9th की एक लेक्चर हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं, कितनी तरह की सेल्स होती हैं और कोशिका में इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि कोशिका में इम्पॉर्टेंट जो पार्ट थे, कोशिका के जो इम्पॉर्टेंट भाग हैं, इम्पॉर्टेंट भाग वो आपके थे। एक तो था प्लाज्मा झिल्ली। एक क्या था कि कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा था केंद्रक और तीसरा था कोशिका द्रव। ये हमने पिछली क्लास में हमने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और आपका आता है साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है और क्या होती है। देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे कोई प्लांट सेल हो, देखिए चाहे कोई पौधे की कोशिका हो, प्लांट की कोशिका हो, चाहे जंतु की कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, और चाहे जीवाणु की कोशिका हो, जीवाणु की कोशिका हो, सब में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली देखिए क्या होता है कि अगर अब मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ, फिगर बनाता हूँ इसका कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए प्लाज्मा झिल्ली का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई प्लांट की, सपोज एक प्लांट की सेल है, तो पहले ऊपर ही भित्ति जो मिलेगी वो मिलेगी सेल वॉल, कोशिका भित्ति मिलेगी, और फिर उसके जस्ट नीचे मिलती है, ये मैंने ड्रा किया प्लांट की सेल, और उसके जस्ट नीचे मिलेगी, जस्ट नीचे ये देखिए ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली है। ये है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है, इस बात को हम समझें कि पहले क्या समझें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसको कैसे समझें। लिपिड का जो नेचर होता है वो फ्लूइडिक नेचर होता है इस तरह से, और एम्फीपैथिक मतलब यहाँ पर टेल और हेड के रूप में होती है, और इसी में कुछ प्रोटीन जो होती है वो धसी होती है। कुछ प्रोटीन क्या होती है कि इसके मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहती है, नीचे साइड भी रह सकती है और ऊपर साइड भी रह सकती है। तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए मैं लिपिड बना देता हूँ कि लिपिड बाई लेयर है, 2 लेयर में रहती है इस तरह से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एम्फीपैथिक नेचर होता है, मतलब अलग से देखिए ये टेल है। टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जिसमें वाटर आसानी से अटैच नहीं हो पाता है। ये हो गया हाइड्रोफोबिक नेचर की, फोबिक है मतलब वाटर हेटर भी कह सकते हैं। वाटर हेटर का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल आसानी से इस टेल पर नहीं जुड़ सकते हैं। और हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होते हैं, आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाते हैं। तो ये है लिपिड बाई लेयर, 2 लेयर है, और इनमें प्रोटीन जो है इम्बेडेड रहती है इस तरह से, प्रोटीन इम्बेडेड। अब प्रोटीन का देखिए कुछ प्रोटीन जो है दोनों में लिपिड लेयर को क्रॉस करती हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अंतः प्रोटीन है ये, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। जो काम क्या करेंगी, जो दोनों लेयर को काम क्या करेंगी कि एक ब्रिज बना सकती हैं, एक टनल की तरह काम करेंगी कि कोई भी पदार्थ
इनसे जुड़ करके एक क्रॉस हो सके, इस पार से उस पार और अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सके। अच्छा, क्या लिपिड का काम क्या है? लिपिड जो होती हैं वो भी एक क्रॉस कराती हैं, वो भी क्या करती हैं, मटेरियल का एक क्रॉस करा सकती हैं। लेकिन लिपिड जो होती हैं वो दोनों बाइलेयर जो है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 लेयर हैं इसलिए बाइलेयर कह सकते हैं। और प्रोटीन जो होती है आउटर साइड भी रहेगी और इनर साइड भी रहती है, इस तरह से। तो आरबीसी का स्ट्रक्चर देखा गया था, आरबीसी में स्ट्रक्चर देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल रहेंगे, ठीक है। इसमें से 5% तक जो है, 1 से 5% तक कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो इसकी मजबूती को बढ़ाता है, इसकी फ्लूइडिक नेचर को कि बिल्कुल ना ब्रेक हो जाए, ये क्या करता है, इसको रिजिड बना के रखता है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मतलब एक क्रॉस करके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्यूजन के द्वारा जा सकते हैं। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर कम है वातावरण में, मतलब उसके सराउंडिंग, तो ये बाहर भी जा सकते हैं। मतलब डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराते हैं। तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन है या गैसेस हैं, कैसे जाती हैं, ये जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हम स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये ट्रांसपोर्ट कराती है गैसों का और मॉलिक्यूल्स का भी कराती है, मॉलिक्यूल्स का भी कराती है। मतलब क्या कराती है कि गैसेस तो डिफ्यूजन के द्वारा भी जा सकते हैं, इसके अलावा अदर फूड मटेरियल, ग्लूकोज वगैरह हैं, ये प्रोटीन की हेल्प से, प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर का काम करती है और क्या करेगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएगी और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराएगी, क्रॉस कराएगी। तो ट्रांसपोर्ट गैसेस का भी करती है। इसके अलावा क्या करती है ये कि अदर मॉलिक्यूल्स, अदर फूड मॉलिक्यूल्स का भी एक क्रॉस कराती है। 9th के हिसाब से इतना बहुत ही है इम्पॉर्टेंट कि कैसे जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लिख सकते हैं, विसरण क्या है, विसरण या इसको कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब अणु अधिक कंसंट्रेशन से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, किसके थ्रू या वाया प्लाज्मा झिल्ली, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाना, मेम्ब्रेन के क्रॉस करके जाना, वो एक आपका आता है विसरण प्रोसेस कहलाता है। अब प्लाज्मा झिल्ली इन्वॉल्व है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें है, तो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती है, क्योंकि इसमें ले जाने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड होंगे या तो प्रोटीन होते हैं, इसलिए फैसिलिटी देती है एक क्रॉस कराने के लिए। लेकिन है विसरण ही, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम दे दिया गया, लेकिन है वो एक तरह का विसरण ही है। एक और हम बात करें कि क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, जो पानी के कण होते हैं, पानी के अणु, जब इस मेम्ब्रेन से एक क्रॉस करते हैं, इस मेम्ब्रेन से जब एक क्रॉस करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल नेचर, सेमी परमिएबल अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल नेचर। मतलब इस प्लाज्मा झिल्ली का क्या होता है, सेमी परमिएबल नेचर होता है, अर्धपारगम नेचर का है, जब पानी की जाए, पानी के मॉलिक्यूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव कब बोलते हैं, देखिए मेन तो इसका होता है सेलेक्टिव नेचर, सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि चुन चुन करके मॉलिक्यूल का जाना, हर चीज़ ही नहीं जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब बाहर से कोशिका के बाहर से अंदर चली गई कोई भी चीज़, हर चीज़ चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। और अंदर से कोई भी चीज़ बाहर चली जा रही, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से जो है मॉलिक्यूल इधर से उधर जाते हैं। तो इस मेम्ब्रेन का एक और अच्छा नेचर है, सेलेक्टिव कब बोलेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल एक क्रॉस ना करे, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही जाए ज़रूरत के हिसाब से, ये है सेलेक्टिव नेचर। तो ज़्यादातर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो सेलेक्टिव ही नेचर की होती है, लेकिन जब पानी की बात आए तो वो क्या कहेंगे कि ये सेमी परमेबल है। मतलब सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन एक विलेन है जिसमें क्या क्या होगा, एक तो विलेय होगा, सॉल्यूट होगा और प्लस सॉल्वेंट। एक जो है सॉल्वेंट का मतलब वाटर है, वाटर में चीनी घुली हुई है, और एक तरफ ऐसा ही एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें चीनी कम है। एक ये सॉल्यूशन जो है जिसमें चीनी ज़्यादा है और एक तरफ सॉल्यूशन है जिसमें चीनी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर चीनी कम है उधर पानी ज़्यादा है, और जिधर चीनी ज़्यादा है उधर पानी कम। क्या है, पानी कैसा है, जिधर चीनी ज़्यादा है उधर पानी कम है, और जिधर चीनी कम है उधर पानी ज़्यादा है। उधर क्या है, पानी ज़्यादा है, यानी कि पानी के अणु ज़्यादा है। मतलब एक तरफ ज़्यादा गीला है, एक तरफ गाढ़ा है। तो पानी के अणु क्या करते हैं, जैसे ये है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पानी के अणु क्या करेंगे कि ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। मतलब एक विलयन है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, गीला ज़्यादा है, तो गाढ़े की तरफ वो जाने लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल नेचर। मतलब इस वजह से बोला जाता है कि ये पानी के केस में क्या होगी, ये सेमी परमेबल नेचर होगी। लेकिन अगर कोई विलेय जा रहा है, सॉल्यूट जा रहा है, तब उसको हम बोलेंगे सेलेक्टिव परमेबल। तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ये काम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव सक्रिय ट्रांसपोर्ट कराएगी, ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है सक्रिय मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट। ध्यान से समझना इसको। पैसिव में क्या होता है और एक्टिव में क्या होता है, ध्यान देना इसको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, मतलब ये प्लाज्मा झिल्ली पानी के अणुओं को क्रॉस कराता है, मतलब आर पार कराती है, और विलेय के मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को भी क्रॉस कराती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, हम पानी की बात नहीं करेंगे, पानी तो हमेशा पैसिवली जाते हैं, डिफ्यूजन के उसको बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोल देते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जब अणु, किसके अणु, विलेय के अणु, विलेय के अणु कम सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन से ज़्यादा सांद्र विलयन की तरफ कम सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनर्जी खर्च करती है, मतलब एनर्जी खर्च करती है किस रूप में, एटीपी के रूप में। इस बात को याद रखना। मतलब विलेय के अणु
एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ ले जाया जा रहा है, इसका मतलब ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, तो मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे सोडियम एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं पंप अपनाती हैं, वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और एक होता है पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज, ये भी क्या होता है एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि मेम्ब्रेन को जब ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है विलेय के अणुओं को कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ ले जाने में, वो कहलाता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा झिल्ली का, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती, मतलब जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें प्लाज्मा झिल्ली को कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, जब अणु विलेय के अणु ज़्यादा अधिक कंसंट्रेशन से या अधिक कह लें अधिक कंसंट्रेशन से अधिक सांद्र से कम सांद्र की तरफ, कम सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं, विलयन की तरफ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह देंगे। इसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण इसका अच्छा है फैसिलिटेटेड, इसका नाम जो दिया गया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, विषरण है एक तरह का, लेकिन इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और मॉलिक्यूल को ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ लाते हैं, और उसमें कोई भी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसका कारण ये है कि ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा। इसके अलावा गैसों का हमेशा याद रखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट कराती है उसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, सीधे ज़्यादा से कम की तरफ क्रॉस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और भित्ति है कोशिका भित्ति, जो पौधों में पाई जाती हैं, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए मनीष बायो वाला MBW। पूरा देखिए,